गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार यादव आप लोगों का डिसीजन यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और हम लोग आज अपने फिजिक्स की जो लेक्चर नंबर 4 तक हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, आज लेक्चर नंबर 5 जो होने वाला है उसका आज हम अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, आगे जो हमने जो 4 लेक्चर पढ़ाए हैं उसको देख लीजिएगा और हो सके चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप लोगों को जितने भी वीडियो पढ़े आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक, जो 4 लेक्चर मैं पढ़ा चुका हूँ उसका लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बिना उन 4 लेक्चरों को आज का लेक्चर आप लोगों के दिमाग के ऊपर से जाएगा। ठीक, तो जिसके पास एबिलिटी होगी वो समझ लेगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एकदम बेसिक्स, जिनको बेसिक्स पता नहीं है लाइट के बारे में, तो उन 4 लेक्चरों को अगर आप देख लेंगे तो आपको सारी जानकारी और आज की क्लास खूब बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। ठीक, तो देखिए हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं जो गोली दर्पण तक मैं पढ़ा चुका था। गोली दर्पण से संबंधित जो हमारी डिफिनीशन है, जैसे वक्रता केंद्र हो गया, मुख्य फोकस हो गया, दर्पण का ध्रुव हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, हमारी वक्रता त्रिज्या हो गई, इनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो देखिए गोलीय दर्पण से संबंधित गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, गोली दर्पण से संबंधित परिभाषा, डिफिनीशन related to spherical mirror। ठीक, गोली दर्पण से संबंधित परिभाषा, तो क्या डिफिनीशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। ठीक, तो हम बताने वाले हैं पहली जो डिफिनीशन है, दर्पण का जो होता है ध्रुव। क्या होता है? दर्पण का ध्रुव अर्थात पोल, दर्पण का ध्रुव अर्थात पोल। ठीक, तो देखिए ऐसे एक हमने खोखला गोला बनाया था। क्या बनाया था? खोखला गोला। फिर इसके बीचों बीच एक परावर्तक सतह खींच दी थी। ठीक, बीचों बीच एक परावर्तक सतह खींच दी थी। तो ये जो इस गोली दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है, इस गोली दर्पण के परावर्तक सतह का जो मध्य बिंदु होता है, ये जो मध्य बिंदु होता है इसी को हम क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव अर्थात पोल कहते हैं। कौन सा? एक खोखला गोला है, खोखले गोले के बीचों बीच एक परावर्तक सतह गई है। ठीक, परावर्तक प्लेन है, इसका ये जो मध्य बिंदु है, ये जो मध्य बिंदु है इसको हम क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मतलब इसकी डिफिनेशन अगर हमको बनाना तो हम कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। क्या? कि जो गोलीय दर्पण है, स्फेरिकल मिरर है हमारा, जो इसका जो ये रिफ्लेक्शन प्लेन जो है, इसका जो मिड पॉइंट है, इसका जो मध्य बिंदु है वो क्या कहलाता है? पोल कहलाता है। किसका? मिरर का। ठीक, तो ये तो पूरा खोखला गोला हो गया। हम एक दर्पण बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक दर्पण बना लेते हैं। ठीक, ये इसके बारे में हम बता चुके हैं कौन सा दर्पण है। ये दर्पण बना। ठीक, तो ये परावर्तक सतह के ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है जहां ये देखिए इन दोनों का मध्य बिंदु, ये इतनी दूरी, ये इतनी दूरी, ये जो परावर्तक सतह, गोली दर्पण का जो परावर्तक सतह का मध्य बिंदु होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? पोल। तो ये जो बिंदु है ये क्या है? दर्पण का ध्रुव है, अर्थात इसे हम P से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? P से डिनोट करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि गोलीय
गोली गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह का गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह का ये जो मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु इसे हम क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। इसे हम पोल अर्थात दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक, इसे ही हम क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक, तो जो गोली दर्पण के परावर्तक सतह का जो मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु गोली दर्पण के परावर्तक सतह का मध्य बिंदु हमारा क्या कहलाता है? दर्पण का ध्रुव कहलाता है। दर्पण का ध्रुव कहलाता है। ठीक, तो ये जो पोल गोली दर्पण के परावर्तक सतह का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। ये चित्र बनाकर स्पष्ट से बता दिया। ठीक, अब इसके आगे देखिए, इसी में इसके पहले हम खोखला गोला बनाए थे। ये खोखला गोला बनाए थे, ये इतना। तो यहाँ पर ये जो मध्य बिंदु था, ये तो हमारा हो गया क्या? दर्पण का ध्रुव हो गया। और जो होती है वक्रता केंद्र, वो क्या होती है? दर्पण के देखिए, ये हर एक आप पढ़े होंगे। सर्किल तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा मैथ्स में, कक्षा 7-8 में जो रेखा गणित है उसमें पढ़ा होगा आपने कि जो ये पूरे सर्किल का जो सर्किल का मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। सर्किल के मध्य बिंदु को हम केंद्र कहते हैं। ये तो परावर्तक सतह का मध्य बिंदु था, लेकिन ये जो है सर्किल का मध्य बिंदु है। ये परावर्तक सतह का मिड पॉइंट था और ये सर्किल का मिड पॉइंट है। तो जो सर्किल का एक गोलीय दर्पण है, खोखला गोला है, अर्थात अगर हम इसको यहां से काट दें, इतना सिर्फ लें, तो हमारा गोली दर्पण होता है। ये गोली दर्पण होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो गोली दर्पण है, ये गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, यही खोखले गोले का ही तो भाग है। कोई देखिए गोला है, इसका इतना भाग काट दें, इतना भाग लें, तो ये किसका भाग है? पूरे खोखले गोले का ही तो भाग है। ये खोखले गोले का इतना भाग हम काट कर निकाल देते हैं, तो पूछा जाएगा ये किसका भाग है? तो क्या कहोगे कि जो खोखला गोला था उसी का इतना कटा हुआ भाग है। ये जो खोखला गोला पूरा था उसी का इतना कटा हुआ भाग है। तो खोखले गोले का जो गोली दर्पण होता है, खोखले गोले का भाग, इसके केंद्र को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, इसके केंद्र को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। तो हम कह सकते हैं गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, तो गोलीय दर्पण, ये पूरा खोखला गोला, इसी गोले का कटा हुआ भाग है। तो गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, ये तो हो गई वक्रता केंद्र की डिफिनीशन। ठीक, इसी से हम देख लेते हैं, अब आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि एक सर्किल रहता है। क्या रहता है? सर्किल का ये मध्य बिंदु तो केंद्र हो गया, ये केंद्र होगा। ये पूरा हमारा डायामीटर पढ़ा होगा आपने, डायामीटर पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ से, कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी, ये क्या होती है? ये होती है हमारी रेडियस।
क्या होती है, रेडियस होती है। ठीक, तो ये भाई गोली दर्पण पर खोखला गोला है, खोखला गोले से ही तो हमने गोली दर्पण बनाया है। तो यहाँ वक्रता केंद्र हो गई, यही वक्रता केंद्र हो गया, तो इसी से जो दूरी होगी, दूरी जो होगी वही तो रेडियस होगी हमारी। यही तो हम एक प्रकार समझ लिए सर्किल है। क्या है, सर्किल है। एक प्रकार से हम समझ लें तो क्या है, ये सर्किल है। देखें तो ये जो गोली खोखला गोला होता है सर्किल है। ठीक, ये केंद्र हो गया, इसकी इतनी दूरी हमारी रेडियस होती है, तो इतना हमने काट दिया था तो ये गोली दर्पण बन गया था, ये परावर्तक सतह बन गया था, इसको यहाँ पार कर दिए, ये ध्रुव हो गया था, ये वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र से ध्रुव, दर्पण के ध्रुव के जो बीच की ये दूरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जो केंद्र से दर्पण के ध्रुव के जो बीच की दूरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, तो इस वक्रता केंद्र का डिफिनीशन लिखते हैं हम। वक्रता केंद्र की क्या लिखते हैं, डिफिनीशन। तो ऐसे कह सकते हैं, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, तो अगर चित्र बनाना हो तो ये बना लीजिए, दर्पण बना लीजिए, ये हमारा जो हो गया, ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र अर्थात सी हो गया। ठीक, ये पोल हो गया और यहाँ पर होता है मुख्य फोकस। ठीक, और ये जो यहाँ तक ये हो गया। और अगर वक्रता त्रिज्या लिखनी हो तो लिख दीजिए कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या ठीक, या फिर खोखले गोले की त्रिज्या को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, या फिर गोली दर्पण को वक्रता केंद्र से, ये इसको भी तो त्रिज्या कहते हैं। अभी तो बताया था कि यहाँ ये जो होता है ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। तो अगर ऐसे खींचते हो तो ये भी त्रिज्या है, ऐसे खींचते हो ये भी त्रिज्या है, यहाँ भी त्रिज्या है। ठीक, तो सब क्या है, सब रेडियस है। भाई सर्किल में आप लोग पढ़ चुके होंगे कि ये पूरा डायमीटर होता है, ये जो हमारा आधे यहाँ केंद्र से जो ऐसे खींची जाती है हमारा क्या होता है, ये हमारी होती है रेडियस। ठीक, तो अगर इतनी दूरी करना हो इतनी दूरी कर लीजिए, अगर इसको मानना हो तो इसको कर लीजिए। ठीक, जैसा आप लोग ऐसा चित्र बनाना है, अगर इसको ऐसा खींच दिए तो भी रेडियस है, इसको इतना करके यहाँ लिख दीजिए रेडियस, ये भी रेडियस है। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। तो इसके बाद हम आगे जो हमारा होगा उसको हम पढ़ेंगे मुख्य फोकस। क्या, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या पढ़े, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस जो होता है, देखिए ये हो गया हमारा मिरर हो गया, ये मिरर हो गया, ये जो होता है ये मुख्य फोकस नहीं, मुख्य अक्ष, उसके बाद मुख्य फोकस पढ़ाते। ये जो परावर्तक सतह है, ये परावर्तक सतह, इसी को हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। ये जो हमारी परावर्तक सतह है, किसी दर्पण की जो परावर्तक सतह होती है, किसी भी दर्पण की जो परावर्तक सतह होती है उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, किसी भी दर्पण की, ये कहीं जल्दी पूछा नहीं जाता है, मान चलिए कभी पूछ लिया
तो इसको आप कह सकते हैं किसी दर्पण की जो परावर्तक सतह इसे मुख्य फोकस कहते हैं। भाई सिंपल सा, आएगा तो 1 नंबर में आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, जब भी जल्दी आएगा नहीं, आएगा भी तो 1 नंबर में। भाई पढ़े रहिए, कौन कहाँ से उठा कर रख दे कोई पता नहीं है। ठीक, ये उस एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है कौन से क्वेश्चन को कहाँ उठाकर कितने मार्क्स में रखना है। मैक्सिमम पूछेगा तो 1 मार्क का है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी इसकी डिफिनीशन नहीं है, ज़्यादा बड़ी डिफिनीशन नहीं है, क्योंकि आपको मार्क्स मिलेंगे तो आपको ज़्यादातर लिखना पड़ेगा, तभी तो आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपको कम लिखना है तो आपके मार्क्स में भी लेस किया जाएगा, अर्थात उसका जो मार्क्स होगा वो कम होगा। ठीक, तो इस परावर्तक से ये मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष। ठीक, अब मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस, मेन एक्सिस। ठीक, तो अब क्या है? मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। ठीक, मुख्य फोकस क्या होता है? कि बना दर्पण हमारा, ये दर्पण बना। मुख्य फोकस जो होता है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें। मुख्य फोकस जो होता है मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं। यहां से चली किरण, ये मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए ये मुख्य अक्ष है, ये हमारी क्या है? मेन एक्सिस है। मेन एक्सिस के पैरेलल, मेन एक्सिस के पैरेलल जब ये किरणें चलती हैं, प्रकाश की किरणें चलती हैं, तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर आती हैं, जिस बिंदु से होकर आती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ये मुख्य अक्ष के समांतर चली, फिर कहाँ जाएगी? ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, यहाँ से चली, यहाँ से आई, ये ऐसे जाएगी, यहाँ से चली, यहाँ चली, ये ऐसे जाएगी। ठीक, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक, तो ए हो गया हमारा मिरर, ए हो गया मिरर, ए हमारा मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ से समांतर किरण आई, यहाँ से चली गई, यहाँ से समांतर किरण आई, यहाँ से चली गई, तो ये जिस बिंदु से होकर जा रही हैं इसी को हम कहते हैं मुख्य फोकस। और ये हो गया हमारा पोल यानी ध्रुव, और ये हमारा मेन एक्सिस हो गया है पूरा, और यहाँ पे हमारी हो गई क्या? सी, वक्रता केंद्र। ठीक, ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर आगे देखिए, जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये भी होगी। सी से एफ तक के बीच की जो दूरी होगी, एफ से लेकर पी तक के बीच की दूरी होगी। सी से एफ तक के बीच जितनी, अगर ये 4 सेंटीमीटर यहां से यहां तक है तो 4 सेंटीमीटर यहां से यहां तक होगा। 4 सेंटीमीटर यहां से यहां तक, तो 4 सेंटीमीटर यहां से यहां तक। ये जो दूरी होती है, ये वाली जो दूरी होती है ये आर होती है, अर्थात रेडियस होती है। अभी बताया था केंद्र से ये जो दूरी होती है रेडियस होती है, और ये जो दूरी होती है ये क्या होती है? फोकस दूरी होती है। ये फोकस दूरी होती है, और ये जो होती है हमारी रेडियस होती है, अर्थात ये वक्रता त्रिज्या है। ये क्योंकि एक वक्रता केंद्र से जा रही थी इसलिए वक्रता त्रिज्या बोल दिए इसको, और ये जो है फोकस से जा रही है तो फोकस दूरी हो गई। तो ये फोकस दूरी और ये वक्रता त्रिज्या। ठीक, तो वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक है और फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक। ये जितनी दूरी होगी उतनी ही दूरी इन दोनों के बीच में होगी, जितनी दूरी इसके बीच में उतनी दूरी इन दोनों के बीच में। ठीक, तो ये अर्थात ये दोनों मिड पॉइंट हैं,
इन दोनों का ये मिड पॉइंट है। पी और सी का मिड पॉइंट क्या है, एफ है। दो भागों में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, डिवाइड कर रहा है दो भागों में। इसका मध्य बिंदु कौन सा है, एफ है। ठीक, तो यहाँ से हमारा इससे हमको इसको हमने क्यों बताया, क्योंकि यहाँ से फोकस दूरी भी हो गई। ये इतनी जो दूरी है ये हमारी फोकस, अर्थात मुख्य फोकस से दर्पण के ध्रुव के जो बीच की दूरी होती है, मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसे हम फोकस दूरी कहते हैं। मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसे हम फोकस दूरी कहते हैं। और वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं, उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो एक के टॉपिक है, इससे ये क्या मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है, ऑप्शनल में पूछ लेगा, कभी आपको वही फार्मूला आपको पुटअप करने के लिए दे देगा, राइट करने के लिए दे देगा आपको मैक्सिमम। इस क्या कहते हैं, इस फार्मूले से जो रिलेशन होगा, इस फार्मूले से आपको क्वेश्चन भी दे देता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको उठाकर रख देगा, 1-2 नंबर में आपको उठाकर रख देगा। क्या होता है, रिलेशन बिटवीन किसमें, आर एंड एफ, रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। आर मतलब रेडियस कौन सी, वक्रता त्रिज्या, एफ मतलब फोकस दूरी, फोकल लेंथ, और ये वक्रता त्रिज्या। ठीक, तो ये देखिए, अगर अभी हमने बताया कि ये जो एफ होता है, मुख्य फोकस जो होता है, यह वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव का मध्य बिंदु होता है। तो इतनी दूरी हमने 4 मानी, तो पूरी दूरी हमारी कितनी होगी, 8 होगी। इतनी दूरी ये 4 हो गई, इतनी दूरी ये 4 हो गई। ठीक, तो पूरी दूरी क्या होगी, 8 होगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो आर होता है वो क्या होता है, 2f। फोकस दूरी को हम स्मॉल f कहते हैं। ठीक, जो r होता है वो क्या होता है, 2f होता है। ये हमारा फार्मूला है। यहाँ से ये हो गया c, ये हो गया मुख्य फोकस, ये हो गया दर्पण का ध्रुव। मुख्य फोकस से दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी, और दर्पण के केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक क्या हो गई, ये रेडियस हो गई। इतनी दूरी रेडियस है और इतनी दूरी हमारी क्या है, फोकस दूरी है। ये रेडियस, ये फोकस दूरी। ठीक, तो ये देखिए, अभी हमने बताया कि जितनी दूरी ये होती है उतनी दूरी ये भी होती है, और ये इतना ही है, तो ये पूरी जो दूरी होगी इसका डबल होगी, क्योंकि इतनी दूरी ये दोनों सेम है। तो इतना तो ये हो गया ना, तो जो पूरी होगी इसका क्या होगी, डबल होगी। अर्थात ये जो आर होगा ये इसका दोगुना होगा। आर क्या होगा, इसका दोगुना होगा। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, यह बराबर r/2। ठीक, लड़के बच्चे पढ़कर जाते हैं r बराबर 2f या f बराबर r/2, और ऑप्शन में आपको दोनों दे देता है, और सी वाले ऑप्शन में रख देगा a एंड b दोनों, और एक दे देगा नन ऑफ दीज। बच्चे ये पढ़े हैं, पहला ऑप्शन देखिए, इसी को मारकर चले आए। जब घर आए कॉपी खोले देखिए तो दोनों होगा, a और b, सी वाला ऑप्शन होना चाहिए। या फिर दोनों लिखने के लिए दे दिया, लेकिन आपको यही पता है, यही लिखकर चलाए। तो देखिए यहीं से उठा कर रख दिया भाई, यहाँ इतना बराबर करोगे तो इसको बटे में भेजना पड़ेगा, इसके डिवाइड में भेजना पड़ेगा, यहीं से आया है। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में दोनों देता है, दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि रट कर बैठ जाते हैं कि r बराबर 2f, r बराबर 2f, क्योंकि यहाँ से r बराबर 2f आया है, रट कर बैठ गए हैं r बराबर 2f, और इसको नहीं ध्यान दिए, इसको मारे चल दिए, और जब घर आए देखे कॉपी खोले तो क्या हुआ कि ये दोनों होगा। ठीक,
तो ये जो r बराबर 2f भी होता है, f बराबर r/2। इस फार्मूले से हम न्यूमेरिकल जब कराने लगेंगे तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन को करेंगे, इस फार्मूले को कैसे पुटअप किया जाता है। ठीक, तो ये फार्मूला बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यक है। कई बार आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई बार कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक, तो इसको नोट करना बहुत ज़रूरी है। लिखिए, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे आपको क्वेश्चन भी मिलते हैं बोर्ड के एग्जाम में। ठीक, तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन r एंड f का। ठीक, r बराबर 2f या f बराबर r/2 और करके लिख लीजिए, और इसको दोनों को लिख लीजिए, बटार करके लिखिए। एक नहीं आर दिया है, पेपर नहीं है, आर दिया है इसको लिख लिया, आर करके दिए इसको नहीं लिखेंगे, नहीं, दोनों को लिखिए आप। ठीक, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि वक्रता, ये जो गोली दर्पण होता है स्फेरिकल मिरर, इससे हमारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। एक प्रतिबिंब तो अभी आपको समझ में आया होगा क्या, कि अगर इस मुख्य फोकस से होकर जाती है तो ऐसे जाती है मतलब मुख्य के समांतर आती है तो मुख्य फोकस से जाती है, और एक होता है कि वक्रता त्रिज्या से चलती है तो वक्रता त्रिज्या पर ही वापस लौट जाती है। 3 प्रकार के बनते हैं प्रतिबिंब, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, इसको तो आप लिख लिए होंगे। और हाँ, इतना ध्यान रखिए, जो लिखाया जा रहा है इस बोर्ड पर, जितना आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, इसको नोट जरूर करिए, आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपकी जो बोर्ड की एग्ज़ाम, फरवरी में आपका इलेक्शन है, जो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होगा वो मार्च में जाएगा। और विश्वास रखिए मेरे ऊपर, मैं आप लोगों को पूरी फिजिक्स कवर करा के दूंगा। और अगर पेपर में एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक के क्वेश्चन उतरे रहेंगे पेपर में, पेपर देकर आइएगा तब देखिएगा। ठीक, तो जितना भी मैं करा रहा हूँ उसको करिए, विश्वास रखिए, मैं आप लोगों को पूरा कराऊंगा। कोई भी सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, अगर इसका एक भी टॉपिक छूटा तो मुझे कहिएगा। जितना आपके एनसीईआरटी पैटर्न में है, मैं सारे के सारे टॉपिक को कवर करते हुए चलूँगा। कोई चैप्टर 2 दिन में समाप्त होता है, मैं उसे 4 दिन में समाप्त करूँगा, लेकिन मैं आपको फुल डिटेल में पढ़ाऊँगा। ठीक, 2 दिन में समाप्त होता है, मैं 4 दिन लूँगा, 5 दिन लूँगा, 6 दिन लगेगा, लेकिन आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक, तो आज इसके आगे हम पढ़ते हैं, क्या क्या बताने वाले थे, कि जो गोली दर्पण से संबंधित प्रतिबिंब हैं, यानी इमेज हैं। गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, बनने वाले प्रतिबिंब। ठीक, 3 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं गोली दर्पण से। कितने प्रकार के? 3 प्रकार से। नंबर 1, ये हो गया हमारा क्या, मिरर हो गया। ये क्या हो गया, मिरर हो गया। ये हो गया मेन एक्सिस हो गया। ठीक, ये हो गई हमारी वक्रता केंद्र, ये हो गया हमारा मुख्य फोकस, ये दर्पण का ध्रुव P। ये क्या है, दर्पण का ध्रुव। ठीक, तो जो पहला है वो क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से वापस आती हैं। जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के पैरेलल समांतर जाती हैं तो मुख्य फोकस से होकर आती हैं। तो हम जो पहला होगा हमारा क्या होगा, जब
प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर आती हैं। ठीक, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर आती हैं। ठीक, ये हो गया हमारा पहला। जो दूसरा होता है, ठीक, वो क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें, क्या, जब प्रकाश की किरणें कहाँ जाती हैं, वक्रता केंद्र से जाती हैं। जब प्रकाश की किरणें कहाँ से, सी हो गया, ए एफ हो गया और ये पी हो गया, ये दर्पण बन गया। ठीक, तो ये जब यहाँ वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं, जब प्रकाश की किरणें इस वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं तो क्या हो जाती, इसी से फिर वापस चली जाती हैं। परावर्तन के पश्चात इसी दर्पण के वक्रता केंद्र से ही वापस चली आती हैं। जब प्रकाश की किरणें दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं तो वे परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग से वापस लौट आती हैं। ठीक, तो इसकी डिफिनीशन आप लोग लिख लीजिएगा। आगे जो तीसरा नंबर है वो अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। ठीक, कल मैं जो दर्पण, अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, अवतल दर्पण से जो फोकस दूरी होती है, फार्मूला आप लोगों ने शायद सुना होगा, 1/u + 1/v वाला, इसको मैं कल प्रूफ कराऊंगा। इसको क्या, इसको प्रूफ कराऊंगा, अवतल दर्पण का भी और उत्तल दर्पण का भी, विथ फुल डिटेल। ठीक, एक बार नहीं समझा, 2 बार बताऊंगा, लेकिन इसको कल मैं प्रूफ कराऊंगा। ठीक, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक, वीडियो अच्छी लगे कमेंट छोड़ दिया करिए, वीडियो में कमेंट छोड़ दिए, जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर दिया करिए, ताकि अगले क्लास में आपकी प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सके। ठीक, आप लोग कमेंट नहीं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिए, आपको जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कोई क्वेश्चन फंस रहा है, कोई डिफिनीशन आपको सही समझ में नहीं आई है, आप कमेंट्स में छोड़ दीजिए ना, उसको कमेंट्स बॉक्स में छोड़िए, कमेंट आप अपना डालिए जो आपको डाउट है। उसके अगले वाली क्लास में मैं कमेंट देखूंगा, अगले वाली क्लास में आपके डाउट को दूर किया जाएगा। ठीक जी।